हाँ भाई, काम हो गया। उसके पास से कोई बैग मिला? बैग? कौन सा बैग? उसके पास एक बैग होना चाहिए। बैग नहीं उसके पास कोई। तो ढूंढो, मुझे हर कीमत पे वो बैग चाहिए, समझे? चल। नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर शिवम चौधरी। कभी कभी हम ढूंढने कुछ और जाते हैं और मिल कुछ और जाता है। मुझे एक ऐसे ही केस याद आता है जब मैं बाराबंकी उत्तर प्रदेश में पोस्टेड था। यह केस शुरू तो हुआ था एक मर्डर से, लेकिन जब हमने अपनी जांच शुरू की तो पता चला कि सिर्फ मर्डर का मामला नहीं, बल्कि सैकड़ों जिंदगियां दांव पर लगी थी। पापा पापा पापा, आज हम भी चलेंगे दुकान हम कल चलेंगे, आज पापा को देर हो रही है। और ये टीका मत पहुंच देना कल की तरह, भगवान नाराज हो जाएंगे। लेकिन हमें दुकान जाना है मम्मी। अरे किशन बेटा, हम चलेंगे ना कल। हाँ, आज रहने दो। सुनिए, हमको जरा पैसा चाहिए। काहे? निधि को डॉक्टर के पास ले जाना है। ये डॉक्टर को दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, कल बाबा जी के यहाँ चलेंगे, वो सब ठीक कर देंगे। अरे लेकिन उसके साथ में पेट। बोल दिया ना। माँ, मेरा टिफिन कहाँ है? हाँ, ये लो, खा लेना पूरा। हाँ निधि। अरे अभी पेट दर्द कर रहा है? हाँ माँ। अच्छा तुम एक काम करो, तुम जरा लेट जाओ, हम तुम्हारे दवाई लेकर आते हैं। हाँ हाँ बाबूजी, हाँ बाबूजी कह रहे हैं ना अगले महीने हम आ जाएंगे दोनों। हाँ प्रणाम बाबूजी। सुनो, बाबूजी का बार बार फोन आ रहा है, कह रहे कि मिल के जाओ, अगले महीने जाके मिल के आते, ठीक है? और तुमको क्या हो गया, इतना मुंह लटका के क्यों खड़ी हो तुम? विनीत, हमको लगता है कि हम माँ बनने वाले हैं। सच? तो पगली तुम ऐसा उदास क्यों खड़ी हो? हम बाप बनने वाले हैं, इतना क्या सोच रही हो तुम? सोच सोच के बता रही हो। एक काम करते हम, माँ बाबूजी को अभी फोन लगाते, ठीक है? हाँ हेलो बाबूजी। सर, शरीर पे मारपीट के निशान है, निशान गले पर भी है। देख के लगता है मौत गला घोटने की वजह से हुई है। सर, मैंने आसपास लोगों से पूछताछ कर लिया है, लेकिन इस लड़की को कोई नहीं जानता सर। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आसपास अच्छे से चेक करो, कुछ मिलता है क्या जिससे इसकी पहचान हो सके? सर, तो पैरों के निशान देखिए, अलग अलग जूते के निशान, मतलब मारने वाला कोई एक नहीं था, एक से अधिक लोग थे सर। वो 4 व्हीलर में लड़की को किडनैप करके लाए होंगे, उसे अंदर ले गए होंगे, उसे मारा होगा और फिर इसी डायरेक्शन में गाड़ी के साथ चले गए होंगे, या फिर लड़की को कहीं से मार के यहाँ लाए होंगे। सुनो इधर आओ, तुम में से किसी ने रात को कोई गाड़ी को यहाँ से आते जाते देखा है? सर, रात में गांव के इस तरफ सुनसान रहता है, कौन आता है कौन जाता है किसी को नहीं मालूम पड़ता है। ठीक है, तुम जा सकते हो। राजेश सर, आसपास के गांव में चेक करो कोई इस लड़की को जानता था क्या, और ये भी पता लगाओ रात में किसी ने कोई गाड़ी को यहाँ आते जाते देखा। राइट सर। सर, ये रही लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। फिजिकल टॉर्चर के साथ साथ लड़की का बलात्कार भी किया गया था, और काफ़ी दिनों से उस लड़की ने कुछ खाया भी नहीं था सर। एक और अहम सुराग हाथ लगा है सर, ये फुटेज रोड के टर्निंग पर एक एटीएम के बाहर लगे हुए कैमरा में ये कैप्चर हुआ है। मैं आपको फुटेज दिखाता हूँ सर। फुटेज साफ तो नहीं है, लेकिन इतना समझ में आ रहा है कि एक व्हाइट कलर की फ्यूजन रैपिड गाड़ी उसी लड़की के पीछे जाती हुई दिख रही है। ये देखिए सर, अब टाइमिंग देखिए, ठीक आधे घंटे बाद वही गाड़ी उसी डायरेक्शन से वापस आती है। इस डायरेक्शन में से यही गाड़ी गई और वापस आई। राजेश, तुमने एक बात नोटिस की, सीसीटीवी की टाइमिंग और लड़की की मौत की टाइमिंग में ज्यादा अंतर नहीं है। जी सर। मतलब मरने वाली लड़की यही है।
शायद इस लड़की को इसी एरिया में बंधक बना के रखा होगा। इतने ज्यादा फिजिकल टॉर्चर और भूखे रहने के बाद कोई भी लड़की बहुत दूर तक भाग नहीं सकती। एक काम करो, इस एरिया में व्हाइट कलर की जितनी भी फ्यूजन रैपिड गाड़ियां हैं उनकी डिटेल्स निकलवाओ। आई एम श्योर हत्यारे इसी एरिया में। अच्छा, तुमने एक चीज और नोटिस की, इस लड़की के कंधे पे बैग है। लेकिन सर हमें तो वहाँ से कोई बैग नहीं मिला। अब ऐसा हो सकता है कि भागते वक्त वो बैग गिर गया हो। राजेश, तुम एक टीम लेकर जाओ और रोड की टर्निंग से लेकर मर्डर स्पॉट तक पूरे एरिया को अच्छी तरह छान मारो। इस बैग का हमारे लिए मिलना बहुत जरूरी है। शायद इस बैग से हम इस लड़की को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कातिलों तक पहुंच सकते हैं। हाँ, एक और बात, मर्डर स्पॉट पे जो भी टायर के निशान मिले हैं उसे इस एरिया की व्हाइट फ्यूजन रैपिड गाड़ियों से मैच करो। सर अरे यार, सब जगह छान मारा, कहीं नहीं मिला बैग यार। अरे यार, क्या करें इस बैग का? सर उस एरिया में कुल मिला के 4 सफेद फ्यूजन रैपिड गाड़ियाँ हैं। सभी गाड़ी के ओनर से मैंने बात कर ली, सब क्लीन है और टायर के फिनिश भी मैच नहीं हो रहे सर। राजेश, हो सकता है ये लोग उस लड़की को लेकर जा रहे हैं और मौका देखकर लड़की ने गाड़ी से उतर के भागने की कोशिश की और मजबूरी में इन लोगों ने उसे मार दिया। पॉसिबल है। इस बैग का कुछ पता चला? सर हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा। वो एरिया बड़ा सुनसान है, वहाँ ज़्यादा कोई आता जाता नहीं। 20 जुलाई का मतलब मर्डर वाली रात 12 से 1 के बीच में उस एरिया में जितने भी मोबाइल्स एक्टिव थे सबकी डिटेल्स निकलवाओ। पुलिस को हर केस में नए चैलेंजेस मिलते हैं। इस केस में भी ये मर्डर इन्वेस्टिगेशन हमारे लिए चैलेंज था, लेकिन इस केस में जो आगे होने वाला था वो हमारे थाने को ही नहीं बल्कि पूरे प्रशासन को हिलाने वाला था। ऐसा केस मैंने तब तक की पुलिस ड्यूटी में कभी फेस नहीं किया था। हम लोग उस बैग की तलाश में थे। शायद उस लड़की का कोई आईडी प्रूफ मिल जाए, क्योंकि अक्सर लोग अपने बैग में कोई ना कोई आईडी रखते हैं। वो बैग तो हमें मिला, लेकिन जो उस बैग में मिला वो हमने सपने में भी नहीं सोचा था। सर ये लड़की है जो उस रात हमारे घर आई थी और सर बहुत डरी हुई थी वो। कौन हो भाई, क्यों इतनी रात को दरवाजा तोड़ रही हो? कुछ लोग हमारे पीछे पड़े हैं, थोड़ी देर के लिए हमें अंदर छुपा लीजिए। लेकिन तुम हो कौन और हम तुम्हें अपने घर में क्यों आने दें? बस थोड़ी देर। नहीं भाई, जाओ यहाँ से तुम। सुनिए तो भाई जाओ यहाँ से। सुनिए, थोड़ी देर के लिए सुनिए तो। सर इस लड़की के मर्डर के बारे में जब हमने अखबार में देखा तो हम बहुत घबरा गए थे। और वो लड़की ये बैग हमारे घर के बाहर छोड़ गई थी। क्या है इस बैग में? सीडीज है। तो ये सीडीज है उस लड़की की खून की वजह। हत्यारों को लड़की नहीं, ये बैग चाहिए था जिसमें सीडीज थी। सर ये तो बहुत बड़ा कांड लग रहा है। इतनी सारी अश्लील सीडीज और कई लड़कियां तो नाबालिग भी हैं सर। और एक चीज नोटिस की सर आपने, यहाँ एक भी लड़की विरोध नहीं कर रही है। राजेश, ये सारी सीडीज अच्छे से चेक करो और देखो उस मरने वाली लड़की की क्लिप है क्या नहीं। इन सीडीज में जितनी भी लड़कियां हैं सबको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो और आसपास के पुलिस स्टेशन से पता करो किसी ने लड़कियों के मामले में कोई रिपोर्ट करी है। लेकिन ध्यान रखना, सावधानी से। हम तुमको भेजते ना वो वीडियो, देखो तुम मजेदार है। ठीक है विनीत, हाँ बोलो ना। हमें तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। बोलो। तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? हमारी बात ध्यान से सुनना जो हम कहना चाह रहे हैं। हाँ बताओ ना, सुन रहे हैं हम। तुमको हमारी बात पे विश्वास नहीं है क्या?
कुल मिला के 262 वीडियोज़ हैं। मरने वाली लड़की की भी सीडी बनाई गई थी। ये रही सर। सर यहाँ एक बात इंटरेस्टिंग है, सारे वीडियोज़ एक ही जगह पर बनाई गई थी, वही बिस्तर, वही चादर, एवरीथिंग इज सेम। एक और बात सर, वीडियो बनाने वाले ने अपनी पहचान बहुत सफाई से छुपा ली है। एक भी वीडियोज़ में, एक भी सीरीज़ में वो खुद नहीं दिख रहा है। प्रोस्टिट्यूशन और पोर्नोग्राफी दोनों एंगल चेक करो। जंगल में इतनी बड़ी आग लगी हुई, किसी ने धुआं उठता देखा होगा। निधि, अभी तक तैयार नहीं हुई तुम? जल्दी तैयार हो जाओ, जाना है। मुझे नहीं जाना है। सुधा, इसे समझाओ और तैयार करो जल्दी। निधि बेटा, तैयार हो जाओ ना। सुधा, हाँ निधि बेटा, तैयार हुई? निधि, निधि, अरे सुनते हैं? क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? निधि कहीं दिख नहीं रही है, उसको हम अभी तैयार होने बोले थे। अब यहाँ वहाँ देख रहे हैं, सब जगह कहीं नहीं मिल रही है। मैं खुद एक बेटी का बाप हूँ। किसी दिन वो स्कूल जाने के लिए मना करती है तो मैं सोचता हूँ कि वो स्कूल क्यों नहीं जाना चाहती। इस बारे में मैं उससे बात करता हूँ। निधि का बदला हुआ स्वभाव एक दस्तक थी जो उसके माँ बाप ने अनसुनी कर दी, और जिन लड़कियों के वीडियोस हमें मिले, मुझे यकीन है दस्तक उन्हें भी महसूस हुई होगी। एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते मैं हमेशा हैरत में पड़ जाता हूँ कैसे लोग आसान दस्तकों को नजरअंदाज कर देते हैं और अपराध को अपने जीवन में घुसने का मौका देते हैं, जिसका अंजाम हमेशा बुरा होता है। तो तुम सब पोर्नोग्राफी का काम करते हो और इस धंधे का सबसे बड़ा खिलाड़ी है तू, टिल्लू। अब ये देख और बता, ये सारी वीडियोस बनाता कौन है? साहब हमारे धंधे में से तो कोई नहीं था। इस तरह के वीडियो जो भी बनाता था सब घाटे में जाता था। क्यों, ऐसा क्या वीडियोस में? साहब आप खुद ही देख लो ना साहब, ना अच्छी क्वालिटी है ना पूरी वीडियो। हमारा काम नहीं है साहब। अगर इन सब के पीछे तेरा नाम निकला ना टिल्लू, तो जिंदगी भर कोई और काम करने का लायक नहीं रहेगा, इतना याद रखना। राजेश सर, टिल्लू सही कह रहा है। ये सब साधारण घर की घरेलू लड़कियां, सबकी सब नशे में, और इस बात से अनजान है कि इनकी वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। मुझे लगता है ये वीडियो पोर्नोग्राफी के लिहाज से बना ही नहीं गया। तो फिर 250 से अधिक वीडियोस बनाने का और क्या रीजन होता है? ब्लैकमेल। किसी ने ये वीडियो इन लड़कियों का मुंह बंद रखने के लिए बनाया है। शायद इसीलिए इतनी लड़कियों में से किसी एक ने पुलिस कंप्लेन में। क्या है? हमको लगता है कि हमें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। पहले तुम हमारी इज्जत घर में निकाल रही थी, अब क्या चाहती हो कि पूरे शहर में हमारी इज्जत की नीलामी करवाओगी? अगर पुलिस स्टेशन का सोचा ना तो ये तुम्हारी टांगे तोड़ के तुम्हारे हाथ में दे देंगे। भूख लगी हमें, खाना बनाओ। सर जी, उस बाबा ने ही हमारा बलात्कार किया है। कब की बात है? 2 महीने पहले की। और आप आ जा रही हैं? तो क्या करते सर जी? उस बाबा ने हमको धमकी दी थी कि अगर ये बात हम बाहर कहीं बता देंगे तो वो हमारा वीडियो वायरल कर देगा, इंटरनेट में डाल देगा। हम डर गए थे और इसलिए हम चुप बैठ गए। लेकिन सर जी, अब हम चुप नहीं बैठेंगे, हम सबको बताएंगे कि उसी बाबा ने हमारा बलात्कार किया है। लगता है कि हमारे पेट में जो बच्चा है वो भी शायद उसी बाबा का ही है। और हमारे पति, वो तो यकीन करने को ही तैयार नहीं है कि हमारा बलात्कार हुआ है। अच्छा एक बात बताइए, ये पिक्चर्स देखिए। इन फोटोज में जो लड़कियां दिख रही हैं, इनको आश्रम में आपने कभी पहले देखा था? नहीं, हमने नहीं देखा। लेकिन सर जी, ये बात सच है कि हमारा बलात्कार उसी बाबा ने किया है। आप उसे जेल में डाल दीजिए, हम कह रहे हैं उसे जेल में। देखिए किरण जी, जिस बाबा पे आप आरोप लगा रही हैं उसका समाज में बहुत नाम है। हम बिना जांच पड़ताल करे उसे अरेस्ट नहीं कर सकते। आप एक काम कीजिए, बाहर जाकर रिपोर्ट लिखाइए और विश्वास कीजिए कि पुलिस अपनी पूरी कार्रवाई करेगी। आपको अपना मेडिकल टेस्ट भी करवाना होगा।
राजेश, सर ये औरत जो तरीका बता रही है तो वही सीडी वाला है और कह रही है कि इसका भी वीडियो शूट हुआ है। कहीं सबके पीछे उसी बाबा का हाल तो नहीं है? उन सीडीज को दोबारा चेक कर और देखो कि इसका भी तो फुटेज नहीं हुई है। सर ओमकारनाथ बाबा की जय, ओमकारनाथ बाबा की जय, ओमकारनाथ बाबा की जय, ओमकारनाथ बाबा की जय, ओमकारनाथ बाबा की जय। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। परमात्मा तक तो मनुष्य की सिर्फ आत्मा ही पहुंचती है, तब मनुष्य के कर्म ही काम आते हैं। अगर अच्छे कर्म करोगे तो जीवन मृत्यु से छुटकारा पाकर आत्मा परमात्मा में लीन हो जाएगी, अन्यथा दोबारा संसार में आना पड़ेगा दुख भोगने के लिए। ओमकारनाथ बाबा की जय, ओमकारनाथ बाबा की जय, बाबा की जय, ओमकारनाथ बाबा की जय, ओमकारनाथ बाबा की जय। बाबा जी, हमें आपसे कुछ बातचीत करनी है। आपको हमारे साथ थाने चलना होगा। आप लोग ऐसे कैसे ले जा सकते हो पिताजी को? किरण नाम की एक औरत ने इनके खिलाफ बलात्कार का आरोप लगाया। क्या बकवास कर रहे हैं आप? समझ में आ रहा है कि आप किसके बारे में क्या बात कर रहे हैं? देखिए, हमें सब समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं, लेकिन आप शायद भूल रहे हैं आप किससे बात कर रहे हैं। हम आपको महाराज जी को नहीं ले जाने देंगे। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए आप सब लोग। इंस्पेक्टर साहब, किसी ने हमारे खिलाफ आपके पास रिपोर्ट लिखवाई और आप हमारे आश्रम चले आए हमसे पूछताछ करने के लिए। बाबा, हमें आपसे सिर्फ पूछताछ करनी है। उम्मीद करते हैं आप कोऑपरेट करेंगे। ठीक। मगर महाराज क्या नहीं जानेंगे? हम आपको नहीं जानेंगे। बाबा नहीं है, बाबा निर्दोष है। बाबा नहीं ले जानेंगे, बाबा यही रहेंगे। शांत हो जाइए, शांत 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 हो जाइए। देखिए, अगर हम निर्दोष है तो पुलिस जांच में सिद्ध हो जाएगा। अगर आप लोग ऐसा शोर मचाओगे तो पुलिस हमें दोषी मानेगी। वैसे भी कुछ बाबाओं की वजह से हम जैसे संत लोगों के आश्रम में पुलिस आने लगी। चलिए। बाबा नहीं है, बाबा निर्दोष है। निधि का कुछ पता चला क्या? नहीं मिली, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। हमने कहा था ना उसे काबू में रखो, निकल गई ना हाथ से। पुलिस स्टेशन चलते हैं ना। खबरदार, जो पुलिस का नाम लिया तो हमारी बदनामी कराना चाहती हो क्या? भाग कर जाएगी कहाँ? लेकिन सुनो, उसकी सहेली को फोन करो और पता करो वो कहाँ है। बेटा विधि, तुम जानती हो तुम्हारी दीदी कहाँ गई होगी? नहीं पापा, हमें नहीं पता निधि दीदी कहाँ गई हैं। अगर तुम सब मिलकर कोई खेल खेल रहे हो ना, तो याद रखना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। जी सर। किरण हमारी भक्त थी, लेकिन कुछ समय से वो हमारे आश्रम में नहीं आ रही थी। फिर अचानक उसने हम पर यह आरोप लगाया। हम कुछ नहीं जानते सर। ये हमारे विरोधियों की चाल है सर। हमारे पिताजी को बदनाम करना चाहते हैं। अभी कुछ 2-3 महीने पहले भी मांस का टुकड़ा फेंककर हमारे आश्रम को बदनाम करने की कोशिश की गई थी सर। जमीन से बहुत संघर्ष करके हम यहाँ तक के पहुँचे हैं। लोग हम पर विश्वास करते हैं। आसपास के इलाके में ऐसा कोई साधु संत नहीं है जिन पर लोग अपना अटूट विश्वास कर सकें। हाँ, मुझ पर करते हैं सर। शायद इसीलिए लोग हमारे विरुद्ध षड्यंत्र रचते रहते हैं, और किरण ने जो हम पर आरोप लगाया है शायद इसी षड्यंत्र का हिस्सा है। आपका कहना है कि आपके विरोधियों के कहने पर किरण ने आपके विरुद्ध बलात्कार का आरोप लगाया? सर, हम ये नहीं जानते कि उसने किसके कहने पर हम पर यह आरोप लगाया है, लेकिन हाँ सर, हम ये ज़रूर जानते हैं कि जो भी किरण ने हम पर आरोप लगाए हैं वो बिल्कुल गलत। हमने किरण के साथ ऐसी कोई गलत हरकत नहीं की है सर। फिर भी अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप हमारा DNA टेस्ट करवा सकते हैं। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा ओमकार जी, एक बात बताइए, इन तस्वीरों में से आप किसी को पहचानते हैं? इस लड़की की लाश आपके आश्रम से 2 किलोमीटर दूर मिली थी।
नहीं सर, हम नहीं जानते। हमारे महाराज को बदनाम करते हो तुम। आज तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। पैसे के लिए और कितने गिरोगे तुम? आप इससे क्या बात कर रहे हो? फूंक डालो इसका असर। हटो पीछे, पीछे हटो। क्या कर क्या रहे हो आप लोग? क्या यही शिक्षा हमसे मिली है आप लोगों को? मारपीट करना, लड़ाई झगड़ा करना? अगर हमारा जरा भी सम्मान करते हो तो यहाँ से फौरन अपने आश्रम जाओगे आप लोग। लेकिन पिताजी, गलत तो इसी ने किया है। आप खामोश रहिए गुरु, सब आप ही की वजह से हो रहा है ये। अगर आप चाहते तो इन सब को आश्रम में ही शांत कर चुके होते, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। ओमकार, ये नाटक बंद करो। सब प्रभु की कृपा है। हमारे विरुद्ध जिसने भी तुम्हारे कान भरे, वो जितना बैरी हमारा है उतना ही बैरी तुम्हारा भी है। चाहिए चलिए। सर, मैंने सारी सीरीज चेक कर ली है, लेकिन किरण की फुटेज नहीं मिली। सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये केस सीडी वाले केस से रिलेटेड हो ही ना। अगर बाबा के विरोधियों की बात को छोड़ दिया जाए तो भी मुझे किरण की रेप थ्योरी पे शुरू से डाउट है। एक तो रेप के इतने दिनों तक चुप रहना, फिर उसके बाद ड्रग का एंगल कि उसे कुछ याद नहीं। सर, डीएनए टेस्ट करवाते हैं, खुद ब खुद पता चल जाएगा ये किरण झूठ बोल रही है सच बोल रही है। उस मृत लड़की की आइडेंटिफिकेशन का कुछ पता चला? सर, हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई लीड हाथ नहीं लगी। कोशिश नहीं राजेश, मुझे रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट। एक एक लड़की की फोटो हर एक पुलिस स्टेशन पे, बस स्टॉप पे, रेलवे स्टेशन पे, मार्केट में पहुंचाओ। एट एनी कॉस्ट आई वांट अ ब्रेक थ्रू। अगर हमें इस मरने वाली लड़की की आइडेंटिफिकेशन नहीं मिल पाई तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचता इस रैकेट को पकड़ने का। इन लड़कियों और औरतों में से किसी की पहचान होना बहुत जरूरी है। इन मोबाइल डेटा का कुछ पता चला? सर, हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। हमने अपनी तफ्तीश का दायरा बढ़ा दिया। देश भर की मिसिंग रिपोर्ट से उस मृत लड़की और अन्य लड़कियों की पहचान करने की कोशिश शुरू कर दी। अगर तूने किसी को कुछ भी बताया ना तो तेरी छोटी बहन के साथ भी यही करूंगा, समझी? क्या हुआ? रो क्यों रहे हो आप? मेरे पास बताना, मुझे बता। हेलो हेलो निधि, अरे कहाँ पर हो तुम? हाँ बहन जी, ये बच्ची यहाँ पर रो रही है। आपकी बेटी है क्या? अरे हाँ, हमारी ही बेटी है। आप कहाँ से बोल रहे हैं? ये झंडे वाले चौराहे के पास चाय की दुकान पे। आप ना उसको वहीं पर रखिएगा, हम अभी आ रहे हैं। अरे सुनिए, निधि मिल गई है, कोई झंडे वाले चौराहे पर है। आप जरा चल जाकर ले आइए ना। हाँ, वहाँ भी लेके आए उसे। हाँ। एक तो तुम्हारी लापरवाही की वजह से वो बैग पुलिस के हाथ लग गया और तुम हमें पैसों के लिए फोन कर रहे हो। भाई, जब तुमने हमें उस बैग के बारे में बताया नहीं तो हमको कैसे पता चलेगा उस लड़की के पास कोई बैग था? आइंदा से हमें पैसों के लिए फोन मत करना, समझा? भाई मगर हेलो हेलो। विनीत, हमसे बात तो कीजिए। हमारा क्या कसूर है? हमसे बात तो कीजिए। क्या करें बात तुमसे? हम मना किया था ना मैंने तुमको, कराई ना तुम अपने मन की। विनीत, हम बेकसूर हैं। तुमको मेरी इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं आया? हटो। विनीत, हमारी बात तो सुनिए। जी नमस्कार। जी बताइए। मैं गुरु, ओमकार जी का बेटा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम यहाँ तक चले आए? क्या हम अंदर चल के बात कर सकते हैं? देखो विनीत, तुम लोगों ने जो करना था वो कर लिया। अब बताओ आगे क्या करना है? हमारे ही घर आकर हमें धमकी दे रहे हो? इतनी हिम्मत हो गई तुम लोगों की? नहीं, हमारे पिताजी निर्दोष हैं।
तुम्हारी बीवी ने जो आरोप लगाए उन पर वो बिल्कुल बेबुनियाद है और डीएनए रिपोर्ट में साफ हो जाएगा। लेकिन तुम्हारी बीवी के मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद तुम्हारी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। इसलिए बेहतर यही है कि तुम केस वापस ले लो, बाकी हम आपस में समझ लेंगे। अच्छा, तो तुम यहाँ पर हमें खरीदने आए हो? कह रहे हैं तुम दोनों बाप बेटे को हम जेल भिजवा के रहेंगे, और नहीं भिजवाना तो हमारा नाम भी किरण नहीं। तुम एक काम करो, चलो अंदर चलो। हम क्यों अंदर जाएं? अंदर चलो तुम। हम कह रहे हैं जेल भिजवा के रहेंगे इन दोनों। अंदर जाओ, चलो। ठंडे दिमाग से सोचो बेटा, समझदारी इसी में है कि तुम केस वापस ले लो। देखो, अगर तुम केस वापस नहीं लेते तो तुम्हारी बेइज्जती होनी तो तय है, ऊपर से जो मैं पैसे दे रहा हूँ वो भी नहीं। तो जितने पैसे तुम्हें मिले केस करने के लिए उससे डबल मैं दूंगा। ठीक है, कितने पैसे? 5 लाख। 10 लाख चाहिए। अभी के लिए 5 लाख रख लो, बाकी के 5 लाख केस वापस होने के बाद। बस तुम्हें हमारा एक काम करना है। किशन की कलाई पे जो धागा बंधा है उसे निकाल कर किसी पेड़ पर बांध, और ये नया धागा उसकी कलाई पे बांध। जी बाबा जी। सूर्यदेव बाबा की जय। सूर्यदेव बाबा की जय। बाबा जी, वो निधि का भी ना दिमाग थोड़ा फिर गया है, भाग गई थी घर से। कुछ करिए बाबा जी। यहाँ आओ बेटी। निधि, जाओ, बाबा बुला रहे हैं। बाबा से आशीर्वाद लो। राम बाबू, बुरा साया है तुम्हारी बेटी पे अब तक, जो इसे कष्ट दे रहा है। अगर चिंता की बात नहीं, हम है ना, बस हमारे बताए हुए मार्ग का अनुसरण करो। जो आ गया बाबा जी, आप जैसा कहेंगे हम बिल्कुल वैसा करेंगे। सूर्यदेव बाबा की जय। सूर्यदेव बाबा की जय। सूर्यदेव बाबा की जय। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो हमने ओमकार बाबा पर इल्ज़ाम लगाया। ये सब हमने लालच में किया, हमें पैसे मिले थे ये सब करने के लिए। अब हम अपना केस वापस लेना चाहते हैं। कानून का मजाक बना रखा आप लोगों ने। जानते हैं इस काम के लिए आपको जेल भी हो सकती है। सर माफ कर दीजिए, हमें गलती हो गई हमसे। दरअसल हम पैसों की लालच में आ गए थे। एक आदमी घर पे आया था, कहा कि बाबा ओमकार पर आरोप लगाना, पैसे मिलेंगे। तो बस उसकी बातों में आ गए सर। कौन था वो आदमी? पता नहीं सर, नाम नहीं बताया उसने। नमस्कार। नमस्कार। देख लिया सर, हमने तो आपको पहले ही कहा था, हमारे पिताजी को बदनाम करने के लिए झूठा केस किया इन लोगों ने। जब इन्हें पैसे मिले झूठा केस करने के लिए तो उन्होंने केस कर दिया, और जब हमने पैसे दिए तो नतीजा आपके सामने ही है सर। देखिए, अगर आप चाहे तो इनके खिलाफ मानहानि का दावा कर सकते हैं, आपको झूठे केस में फंसाने का जुर्म है। नहीं सर, किरण ने अपनी गलती मान ली, हमारे लिए बात यही खत्म हो जाती। जैसी आपकी मर्जी, आप लोग जा सकते हैं, लेकिन आइंदा आपने ऐसा कुछ किया तो जिंदगी भर जेल में सड़ते रहोगे। ओमकार जी, आपका ऐसा कौन सा विरोधी जो आपके पीछे पड़ा हुआ है? बाबा सूर्यदेव। बाबा सूर्यदेव? वो ऐसा क्यों करेंगे? नाम का बाबा है सर, असल में बाबा के भेस में जमीन का दलाल है। पिछले 2 सालों से हमारी एक जमीन की डील में टांग अड़ा रहा है, और शायद इसी वजह से उसने किरण को पैसे दिए और ये सब ड्रामा करने के लिए कहा, ताकि हमारे पिताजी फंस जाए और वो खुद डील कर सके। और सर, अगर आपको यकीन नहीं है तो सुरेश बिल्डर से पूछ लीजिए आप, और अगर फिर भी यकीन नहीं होता सर तो मैं। सर, ये जमीन एक ट्रस्ट की है। 2 साल पहले गुरु ही जमीन का सौदा करवाने हमारे पास आया था, और सौदा हो भी गया था, मगर कुछ लोग फिर आके यहाँ पर बस गए। अब ना ही कहीं जा रहे हैं और ना ही जमीन को बिकने दे रहे हैं। कौन है ये लोग? सर, ये सूर्यदेव बाबा के भक्त हैं। जब भी जमीन के सौदे की कोशिश होती है, सूर्यदेव बाबा मामले को धार्मिक रूप दे देते हैं। इसी बात को लेकर गुरु और सूर्यदेव में विवाद है।
गया बेटा? हाँ, वो आदमी कहाँ? कौन आदमी? अरे तुम अपने घर पर हो, अपने घर पर हो तुम। लगता है तुमने फिर वही बुरा सपना देखा। कोई नहीं, चलो सो जाओ, सो जाओ, कोई नहीं है। सर गुरु सही कह रहे हैं, ये जमीन की आपसे रंजिश का मामला है। सर ये गुरु और सूर्यदेव, ये दोनों एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। मतलब उस लड़की के हत्यारों और सीडी के राज तक पहुंचने की जो उम्मीद बनी थी वो गई। ना तो उस मरने वाली लड़की का आइडेंटिफिकेशन हो पा रहा है और ना ही उन वीडियोज में मौजूद किसी लड़की। राजेश, अपना नेटवर्क बढ़ाओ, हो सके तो और स्टाफ लगाओ। मुझे हर हाल में कोई ब्रेक थ्रू चाहिए। क्या? भैया एक 10 रुपये वाला साबुन दे दो। सुनो, पहचानते हो इनमें से किसी को? नहीं, इनमें से मैं किसी को नहीं जानता। तुमने देखा इनमें से किसी को? ये लड़की नहीं नहीं नहीं, ये वो लड़की नहीं। लेकिन क्या किया है लड़कियों ने? कुछ नहीं, तुम बताओ कहाँ देखा इसे? कहीं नहीं सर, हमको ऐसा लगा ये वो लड़की नहीं। राम बाबू, तुम्हारी बेटी निधि को पुलिस ढूंढ रही है क्या? है पुलिस क्या ढूंढेगी उसे? अरे हमको क्या पता, एक पुलिस वाला कुछ लड़कियों का फोटो लेके घूम रहा था बाजार में, तो हम देखें तो उसमें से एक फोटो तुम्हारी बेटी निधि के जैसे लग रही थी। हमने कुछ नहीं किया है पापा। अगर तूने कुछ नहीं किया है तो पुलिस क्यों ढूंढ रही है तुझको? इसीलिए भागी थी ना घर से? अरे ये बीमार है, क्यों मार रहे हैं इसको? अरे तुम तो चुप ही रहो, ये बीमारी मारी का ना सिर्फ नाटक है, इसको तो मैं। अरे अब छोड़िए, उसको पीट रहे हैं। हाँ, मुरारी भैया से भी तो गलती हो सकती है ना पहचानने में। पापा हम सच कह रहे हैं, हमने कुछ भी नहीं किया है। एक बात कान खोलकर सुन लो तुम दोनों, अगर हमें पता चला ना कि इसने सही में कुछ किया है, जान से मार देंगे इसे। कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए बिहार पुलिस की मदद से हम उस लड़की के घर तक पहुंच गए। अभी तो उस लड़की की सिर्फ शिनाख्त हुई थी, हमें यह पता लगाना बाकी था कि उस लड़की का कत्ल किसने किया और वो अश्लील सीडीज उसके पास कैसे आई। 1 साल पहले देखा था उसका चेहरा, जब पैसे कमाने की खातिर घर से बंगाल जा रही थी। गरीबी खा गई हमारी बेटी को साहिब, खा गई। ना वो कमाने की खातिर बाहर जाती और ना उसके साथ कुछ ऐसा होता। मालिनी बंगाल गई थी, फिर वो यहाँ बाराबंकी कैसे? कुछ बताया तुम? 15 दिन पहले फोन पर बात हुई थी साहब उससे, तब उसने बताया था कि काम के सिलसिले में शायद बाहर जाना पड़े, पर यहाँ आने के बारे में उसने कुछ नहीं बताया था सर। ओम शांति, सदा सुखी। बाबा जी, ये उस दिन घर से भाग गई थी, पुलिस जिसके पीछे है। कुछ करिए बाबा जी, बहुत परेशान हैं हम लोग बाबा जी। राम बाबू, आपके बच्चों पर बुरा साया है। पहले किशन और अब निधि, दोनों उस साये में सही समय पर अगर उपचार नहीं किया गया तो आपकी छोटी बेटी विधि, वो भी उसकी छाया में आ जाएगी। हमें बचा लीजिए बाबा जी, अब जैसा कहेंगे हम वैसा करने के लिए तैयार हैं बाबा जी। ठीक है, तुम सब बाहर जाओ, हमें एकांत में निधि की शुद्धि करनी पड़ेगी। माँ मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे इसके पास नहीं रहना। जैसा बाबा जी कह रहे हैं ना वैसा करो, समझी? मेरे 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 पास मत आना। घबराओ नहीं, मैं हूं ना।
मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे इसके पास नहीं रहना। क्या हुआ बेटा, रो क्यों रही? हम तो तुम्हारी शुद्धि कर रहे थे। मुझे कोई शुद्धि नहीं करवानी। बाबा जी अब लेके जाइए इसे और पूजा पूरी करिए। राम बाबू, बच्ची की आत्मा विचलित है, ऐसे में शुद्धि नहीं कर सकते। आप इसे घर ले जाइए, जब इसकी आत्मा शांत होगी तब शुद्धि करेंगे। जो आ गया बाबा जी। चाहिए सीरीज में से इन 3 लड़कियों की पहचान कर ली गई है। ओह दैट्स अ ग्रेट न्यूज़ राजेश। लेकिन एक प्रॉब्लम है सर। प्रॉब्लम यह है कि तीनों लड़कियों के घर वालों ने अपनी अपनी इज्जत बचाने के लिए वीडियो में तीनों लड़कियों के होने से मना कर दिया। लेकिन तीनों लड़कियों के अलावा एक और लड़की भी है जिसे वीडियो में होने का हमें शक है। ये लड़की सर, नाम है निधि शर्मा, बाप का नाम है राम बाबू। पक्का तो नहीं कह सकते, लेकिन शायद एक आदमी ने इसे पहचान लिया। सर हमें शक हुआ तो हमने पीछा किया। सर लड़की की पहचान को लेकर हम श्योर नहीं थे, मामला भी बहुत सेंसिटिव था, इसलिए ना ही हमने इस लड़की से पूछताछ की, ना ही इसके घर वालों से। जब हमने अपने सोर्सेस से पता किया तो एक खास बात सामने आई। क्या खास? ये सर, ये देखिए सर, इस लड़की के परिवार वाले बहुत ही ज़्यादा धार्मिक हैं, इस बाबा के भक्त हैं, अक्सर इनसे मिलने जाते हैं। ये सूर्यदेव वही है ना जिसका गुरु के साथ झगड़ा है? जी सर। तो ये है इस कहानी का मिसिंग लिंक। ये सूर्यदेव तो कमाल निकला। चलो इसके आश्रम की सैर करके आते हैं। ये सीढ़ी सी गुत्थी वहीं सुन जाएगी। आज की शुद्धि के बाद बुरा साया तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करेगा। बस आज अपना मन विचलित नहीं होने देना। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? आश्रम का एक कोना छान मारो। आश्रम की छानबीन कैसे कर सकते हैं? आपके पास वारंट है? बाबा पुलिस को अपना काम करने दीजिए। सर ये नहीं दिया। निधि बेटा, हमें आपसे कुछ बात करनी है। नहीं सर, हम इस लड़की को नहीं जानते। देखो डरने की कोई बात नहीं है। शुरू से बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ? सर हमारे पापा उस बाबा को भगवान मानते थे। उस बाबा का कहा हुआ है हमारे पापा के लिए सब कुछ होता था। हमारा भाई हमेशा से पागल नहीं था सर, लेकिन उसको डॉक्टर के पास ले जाने के बजाय पापा उसे बाबा के पास लेकर गए। पापा को लगता था किसी ने हमारे परिवार पर जादू टोना करके रखा और वो जादू टोना करने के बाद ही ठीक होगा। पापा तो हमें उस बाबा के पास विश्वास करके लेकर गए थे, पर वो कहाँ जानते थे कि हमारे साथ वो। तुम्हें पक्का यकीन है कि यही बाबा तुम्हारे साथ गलत काम करता था? हाँ सर। साहब हमें अगर पता होता कि वो बाबा हमारी बच्ची के साथ ऐसा कुछ करेगा तो हम क्यों लेके जाते वहां पर? इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करो, हेडक्वार्टर में मेल करो। सर ये मर्डर वाली लोकेशन की उस रात की सारी एक्टिव मोबाइल नंबर्स की लिस्ट। सर इसमें सूर्यदेव और ओमकार के नंबर्स तो नहीं है, लेकिन एक नंबर है जो हरदोई के किसी हिस्ट्री शीटर अमित डोगरा के नाम का है। ये अमित डोगरा की लोकेशन हरदोई में ही है। हमने हरदोई पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। उस रात अमित डोगरा लगातार एक नंबर से संपर्क में था। किस नंबर से? साले 250 से ज्यादा लड़कियों और बच्चियों के साथ बलात्कार किया है तूने। बोल, किरण के साथ भी तूने बलात्कार किया था ना? सर मैंने नहीं किया किरण के साथ बलात्कार। फिर किसने किया था? हाँ। नहीं सर, सच बोल। बता दे सर, हमने किसी लड़की के साथ कोई गलत काम नहीं किया था सर। सारी लड़कियों के साथ गलत काम पिताजी करते थे साहब। हम तो बस उनके गलत कामों पर पर्दा डालने का काम करते थे सर। लेकिन सर जब हमने किरण को देखा आश्रम में तो हमसे रहा नहीं गया सर। इसलिए तुम दोनों इतने कॉन्फिडेंट थे?
कि किरण के पेट में पल रहे बच्चे का डीएनए टेस्ट इस ओमकार के साथ मैच ही नहीं करता, क्योंकि उसका बलात्कार तो तूने किया था और नशे में वो ये समझती रही कि उसका बलात्कार ओमकार ने किया है। और बताओ निधि का बलात्कार किसने किया? निधि का बलात्कार मैंने किया था सर। हम तुम्हारी बच्ची के आसपास बुरी शक्तियों को महसूस कर रहे हैं। अगर इन बुरी शक्तियों को तुरंत नहीं रोका गया तो इस बच्ची की भी वही हालत होगी जो तुम्हारे पुत्र की हुई है। महाराज ये क्या कह रहे हैं आप? बच्चा, इस बच्ची को अति शीघ्र शुद्धि की जरूरत है। हमें इसके लिए हवन करना होगा। हवन में जो सामग्री लगेगी वो हमारा सेवक तुम्हें बता देगा। आप दोनों जाकर वो सारी सामग्री ले आइए, तब तक कि हम इस बच्ची के शुद्धिकरण की प्रक्रिया शुरू करते हैं। जो आ गया महाराज। सर, हमने जड़ी बूटियों के जरिए उसे बेहोश कर दिया। उसके बाद बलात्कार के और तुम दोनों का ये सिलसिला हमेशा ऐसे चलता रहे। ये तो अच्छा हुआ कि मालिनी तुम्हारी चुंगल से भाग गई और वो सीढ़ी हमारे हाथ लग गई। कि मालिनी तो तुम्हारी भक्त भी नहीं थी, तो तुम तो गाई कैसे? वो अमित हमारे प्रॉपर्टी के सारे टेढ़े काम अमित करता था साहब, इसलिए नौकरी के बहाने पापा को खुश करने के लिए वो मालिनी को हमारे यहाँ पर छोड़ गए थे। लेकिन मालिनी को मौका मिल गया, वो सारी सीढ़ीज लेकर आश्रम से भाग गई। मालिनी हमारे लिए खतरा बन चुकी थी, इसलिए हमने अमित को उसे खत्म करने के लिए कहा। लेकिन वो बैग तुम्हें नहीं मिला। वो बैग कांता के जरिए हम तक पहुंचा। लोग तुम्हारे चरणों में आते हैं ये सोचकर कि तुम उनके दुख दर्द दूर करोगे, और तुम उनकी आस्था का नाजायज फायदा उठाते हो। अब जिंदगी भर जेल की रोटी खाने की आदत डाल लो। क्या हो सकता? बात तो निधि के साथ हुए शारीरिक शोषण को किसी ने महसूस क्यों नहीं किया? और यही बात लागू होती उन 250 लड़कियों पर। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि अपराध ने होने से पहले दस्तक न दी हो। मालिनी अपने परिवार के संपर्क में नहीं थी और परिवार में भी किसी को इस बात की परवाह नहीं थी। नतीजा, उसकी मौत हो गई। निधि का बाप राम बाबू कई दस्तक मिलने के बाद भी चौकन्ना नहीं हुआ, बल्कि दूसरे बाबा के पास ले जाने लगा। उसने अपनी बेटी के दर्द को अनदेखा कर दिया। उसने कभी यह जानने की कोशिश नहीं की कि ओमकार बाबा बंद कमरे में निधि के साथ करता क्या है। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, लेकिन आज भी इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जो बाबाओं और तांत्रिकों के चक्कर में पड़े। वो कर्मों के बजाय कर्म कांडों में विश्वास करते। नतीजा, ऐसे बाबा उनका फायदा उठाते। नमस्कार, मैं इंस्पेक्टर राजेश जाधव क्राइम पेट्रोल दस्तक के आज के इस एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। आज से लगभग 1 साल पहले मेरे सामने एक केस आया था, एक मर्डर केस जो बहुत ही भयानक था, चौंका देने वाला था, जहां पर एक आदमी के दिमाग का शक गुनाह की नींव बना और जिसने उसके पूरे परिवार को तहस नहस कर दिया। दे दे। तेरी चिल्लर पार्टी कॉलोनी को प्लेग्राउंड बना के रखा है। हाँ, किसने मारा मुझे बात? अरे अंकल मैंने नहीं मारा, उसने मारा। उसने किसने? हाँ? तूने मारा? पापा हम चुपचाप खेल रहे थे, वो संजय अंकल आए और बहुत मारा हमें। क्या आपको भी गाली दी? पापा बोला तेरे बाप ने यहाँ प्लेग्राउंड बनाया है क्या? आज बताता हूँ उसको कि किसने क्या बनाया। सर फोड़ दूंगा साले का। मेरे बेटे को हाथ लगाने की हिम्मत कैसी की उसने? आज उसका फैसला ही कर देता हूँ। चल मुझे गाली देते हैं, मेरे बच्चों को हाथ उठाते हैं। आज छोड़ेंगे साले को। हमारे बच्चों को मारता है। दरवाजा खोल।
आइए सर, यही आदमी है सर, इसी ने मर्डर किया है सर। क्या रिकॉर्ड कर रहा है? साइड करो सबको, इससे वीडियो लो, इससे वीडियो डील करो। मर्डर हुआ किसका? इसकी बीवी का। अपने बीवी को ही मार दिया इसने। पागल है साला, पागल। ठीक है, जना साइड लगा स्टेटमेंट गया। चलो तुम आ गया। साइड करो सबको। सलाम आ गया, सलाम आ गया। ये मर्डर पति और पत्नी के झगड़े का नतीजा है और झगड़े की वजह कुछ भी हो सकती है। हो सकता है इन दोनों में से किसी एक का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहा हो। इस बात को लेकर कुछ कहा सुनी हुई, फिर झगड़ा बढ़ गया। झगड़े की शुरुआत बाहर से हुई, हॉल से बढ़ा। पत्नी ने उससे बचकर भागने की कोशिश की, वो बियर बॉटल उठाई, यहीं पर फोड़ दी और यहाँ पर उसने वो बियर की बॉटल। हो सकता है ये सब हुआ हो और हो सकता है ऐसा ना हुआ हो। इस मर्डर की वजह कुछ और भी हो सकती है। इंजन ऑयल? इसकी बॉडी पर इंजन ऑयल क्या कर रहा है? सुनाओ। फोटोग्राफर्स, फिंगरप्रिंट और फोरेंसिक्स को बुलाओ। पहली नजर में देखने पर यही लगा कि ये पति पत्नी के झगड़े का नतीजा था। वैसे तो देखने में ये एक ओपन एंड शट केस लग रहा था, एक सीधा साधा मर्डर केस, लेकिन ऐसा था नहीं। इस जुर्म के पीछे की वजह थी शक, और जहां गुनाह के पीछे शक होता है वहां उस गुनाह ने अपने होने से पहले अपने होने की दस्तक न दी हो। ऐसा हो नहीं सकता। तो इस केस में वो ऐसी कौन सी दस्तक थी जिसे देखकर सुनकर भी नजरअंदाज कर दिया गया? ये जानने के लिए इस केस की गहराई में जाना बहुत जरूरी था। लेकिन संजय से मिलने के बाद मैं ये जान गया था कि उससे कुछ भी बुलवाना इतना आसान नहीं होगा। आगे की कार्रवाई बहुत मुश्किल नजर आ रही थी। पहले 3 दिन तक तो संजय ने कुछ भी नहीं खाया, ना ही उसने अपने मुंह से एक शब्द निकाला। तीसरे दिन मैंने संजय से बात करने की एक और कोशिश की। संजय, खाओ, वड़ा पाव खाओ। लो लो, बाजार का वड़ा पाव नहीं है, घर का है, मेरी बीवी ने बनाया। अरे क्या है ना, मेरे को वड़ा पाव बहुत पसंद है और मैं बाहर का वड़ा पाव खाता हूँ, फिर वो मेरे को एसिडिटी होती है। तो मेरी बीवी क्या करती है, मेरी बीवी घर पे वड़ा बनाती है। ये वड़ा खा के देखो, इसके टेस्ट से तुमको पता चल जाएगा मेरी बीवी मुझसे कितना प्यार करती है। प्रिया भी मुझसे बहुत प्यार करती थी। हम दोनों बहुत खुश थे, हमारे बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हेलो बॉस, अरे मेरे बॉस, अरे बॉस क्या घूम रहा है? अरे संडे ना सर, छुट्टी, वाइफ को लेके जरा पानी पूरी खाने आ रहा। आवड़ते थी लखो। अरे आप मिले नहीं हो मेरे वाइफ से? मैं बोला था प्रिया, अरे आओ ना जल्दी। आप शादी में नहीं आए थे ना, इसके लिए। बॉस सर, अरे काय झालं? नाही माहिती मला, म्हटलं तुझी ओळख करून देईन, चले गए। जाऊ द्या ना, अरे गेले। पाणीपुरी खाऊ आपण। हाँ हाँ, गुड मॉर्निंग। अरे संजय, हाँ इतना लेट? अरे वो बाइक खराब हो गई थी। बॉस सुबह से 4 बार तुझे पूछ चुके हैं। बॉस क्यों, क्या हुआ? मुझे क्या पता, खुद जाके पूछ ले। मैं कम इन सर? हाँ संजय, आ जाओ, कम बैठो। अरे बैठो यार, बैठो। सर, कल जो लड़की तुम्हारे साथ थी, तुम्हारी वाइफ थी क्या? हाँ सर, मेरी बीवी है प्रिया। अच्छा अच्छा, तो तुमने लव मैरिज की या अरेंज? लव नहीं सर, अरेंज मैरिज है।
शादी से पहले कोई इंक्वायरी की थी या आप सीधा शादी कर ली? क्यों सर, आप क्यों पूछ रहे हैं ऐसा? आप प्रिया को जानते हैं? अबे साले, तो दिखाई नहीं देता? कैसी गाड़ी चलाता तू? हाँ, तेरे बच्ची को कुछ हुआ क्या? क्या बात है साले? एक तो गाड़ी जाता है। अरे मैंने कहा कुछ नहीं हुआ। गाड़ी जाता है ऊपर से। मारो मारो। पिंकी हेगे हा काढा पी. कडू आहे काकी. अगं हो कडू आहे, पर तू सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाएगी. पी. कहाँ से सीखा प्रिया ये सब? हर मर्ज की दवा इसके पास आई है ना? अरे इसके पास तो कई तरह के नुस्खे हैं, मुझे तो इसने एक दिन में ठीक कर दिया था. भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मुझे इतनी अच्छी बहू मिली, वरना आजकल की बहुएं अरे किसी की उनको पड़ी ही नहीं रहती है. क्यों? संजय को अब तक तो आ जाना चाहिए था ना. हो दादा, कभी कभी ऑफिस में ज्यादा काम रहता है ना, तो लेट हो जाता है उनको. आते ही होंगे. नाम लिया और आ गया वो. संजय, संजय क्या हुआ? ये आपको चोट कैसे लगी? खून बह रहा है संजय. मैं फर्स्ट एड बॉक्स लेके आती हूँ. जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगा. संजय क्यों इतनी चोटें आई है? संजय क्या हुआ? हा? किसी के साथ झगड़ा हो गया क्या? मैंने कहा ना कुछ नहीं हुआ है मुझे. संजय बस तुम हिलाओगे तो आपको. तेरी नौटंकी बंद कर, मुझे जरूरत नहीं. मैंने कहा है ना, ये तेरी नौटंकी कहीं और जाके दिखाना. समझी तो? क्यों गुस्सा कर रहा है तू उस पे? बाहर किसी और के साथ तू झगड़ा करके आ रहा है और उसका गुस्सा इस बेचारे पे क्यों निकाल रहा है? ये बेचारी है? हाँ, अब कोई मुझसे बात नहीं करेगा. संजय तुम लोग बात मत करो मुझसे. संजय! ए संजय, संजय क्या हो गया तुझे? हाँ? हम लोग कुछ पूछ रहे हैं, बात कर रहे हैं तुझसे. मत करो मुझसे बात. कहा ना मैंने. ठीक है जा, बस ये बता रहा हूँ, माँ को लेके जा रहा हूँ हमारे घर. पिंकी की तबीयत खराब है इसलिए. जो करना है वो करो. कम से कम ये हल्दी वाला दूध पी लीजिए, आपको आराम मिल जाएगा. और तभी तुमने अपनी बीवी का खून करने की सोच ली. पर कर नहीं पाए. तब नहीं कर पाए तो अब कर दिया. हाँ, आपकी बीवी वड़ा पाव अच्छा बनाती. बताऊंगा मैं उसको, अच्छा लगेगा उसे. चाय पियोगी? आपको बेवजह मुझ पर भड़क रहे हो. दादा की भी इंसल्ट की, उन्हें भी उल्टा जवाब दे दिया. मुझसे तो बात तक नहीं कर रहे हैं. आखिर ऐसा हो क्या गया आपको? जानना चाहते हो तुम क्या हुआ है मुझे? हाँ चल बताता हूँ तुझे. चल. बहुत नाटक करती है ना, सब बताता हूँ तुझे. चल. सर यही है ना वो? हाँ
बताइए जो आपने मुझे बताया था। और तू तो पहचानती है नहीं रे, ये मेरे गुस्सा होने की वजह जानना चाहती है। बताइए इसे कैसे आपने इसे 25,000 में खरीदा था और कैसे आप इसके पहले क्लाइंट थे। क्या अनाप शनाप बक रहे हो तुम हैं? मैंने तो तुमसे ऐसा कुछ नहीं कहा। सर आप क्या कह रहे हैं? यही संजय, मैं बात करता हूँ तुमसे। मैडम आप प्लीज़ 2 मिनट के लिए बाहर जाइए, मुझे संजय से अकेले में कुछ बात करनी है, प्लीज़। पर सर आपने तो मुझे, दिमाग खराब है तुम्हारा, पागल हो गए हो क्या तुम? अरे मैंने वो बात तुम्हें तुम्हारी भलाई के लिए बताई थी और तुम अपने फैमिली मैटर में मुझे खींच रहे हो। संजय ये तुम्हारा और तुम्हारी पत्नी का आपस का मामला है, इसे घर जाके सॉल्व करो। यहाँ ऑफिस में तमाशा करने की जरूरत नहीं है, वरना अपनी जॉब से भी हाथ धो बैठोगे तुम। चलो निकलो यहाँ से, आई से गेट आउट। संजय, जो तुम्हारे बॉस ने तुम्हें बताया वो तुमने अपनी बीवी को बताया नहीं? नहीं सर, उसे क्या पता था? संजय, तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगा कि शायद तुम्हारा बॉस तुम्हारे साथ झूठ बोल रहा था? शायद उसका कोई हिडन मोटिव था जिसकी वजह से वो तुम्हारे दिमाग में शक डाल रहा था। लगा था सर, मैं बॉस की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहता था। न जाने क्यों बॉस की बात मेरे मन में घर कर गई। मैं प्रिया पर शक करने लगा। वो जहां जाती थी उसका मैं पीछा करता था। उस दिन संजय ने अपने शक की कहानी वहीं तक सुनाई, लेकिन चूंकि अभी ये केस सॉल्व हो चुका है, इसके आगे की कहानी मैं आपको बता सकता हूं। संजय ने प्रिया का पीछा अपने सास के ऑफिस तक यानी विकास केंद्र तक किया। संजय की सास प्रिया की मां कोई साधारण महिला नहीं थी, वो एक सोशल वर्कर थी। लेकिन वहां कुछ गड़बड़ था, कुछ ऐसा था जो सही नहीं था। क्या था वो? संजय के बॉस ने उसे जो कहानी सुनाई थी, क्या उसका और इसका कोई कनेक्शन था? आई कुठे आतमध्ये? हाँ, मेडिकल कैंप वाले से बात हो गई है। 1-2 दिन के अंदर आने वाले हैं केंद्र में। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है, समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ। आई, मुझे ऐसा लग रहा है कि संजय को सब सच पता चल गया है, सब खत्म। तो इतना यकीन से कैसे कह सकती है कि उसे सब पता चल गया है? मैं क्या बताऊँ, आपसे ही मिलना है क्या? आप ही ने फोन किया था? मैंने ही फोन किया था आपको। अच्छा, आ जाओ आप। वो पैसा लाएगा, एक काम करो जेब में डालो। ये यहाँ से नहीं, वहाँ से। देख प्रिया, ये जो भी मुसीबत है मुझ तक नहीं पहुंचनी चाहिए। कैसे भी मैनेज कर, समझे ना? अरे संजय, काय झालं? क्यों इतना घाई घाई में मुझे बुलाया? प्रिया को आने दो, सब कुछ बताता हूं। या अरे आई, तुम्ही? आप तो भैया के यहाँ से अगले हफ्ते आने वाली थी ना? हाँ, आने वाली थी, पर इसने कहा कि कुछ जरूरी काम है, इसलिए आज ही आ गई। काय झालो? क्या काम था? आई को क्यों बुला लिया आपने? ये जो सती सावित्री होने का नाटक करती है ना तू, उसका भांडा फोड़ने के लिए इसलिए बुलाया माँ को भी पता चले ये भोले वाले चेहरे के पीछे सच्चाई क्या है। संजय, क्या है ये? क्या बोल रहा है तू? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये तुम्हारी बहू है ना, धंधा करते धंधा। कितने लोगों के साथ सोई है? संजय आपको कुछ गलतफहमी हुई है? कुछ गलतफहमी नहीं हुई है। 3 दिनों से तुम्हारा पीछा कर रहा हूं मैं, 3 दिनों से। और मां, इस समाज सेवा में ये सती सावित्री अकेली नहीं है। इस सती सावित्री के साथ उसकी बहन, उसकी मां
और दलाली करने वाला इसका जीजा है, और ये सब विकास केंद्र के आड़े चलता है ना? हाँ, कल मैंने देखा था तुझे तेरे जीजाजी के साथ गाड़ी में जाते हुए। क्लाइंट के पास गई थी ना तू? मुझे तो बोल के कि मार्केट जा रही हूँ, धंधा करती है ना तू? अरे संजय, काय बोलतोस तू है? तेरा दिमाग तो ठीक है? माँ, अभी दिमाग ठिकाने आया है। मालूम नहीं कितने लोगों के साथ सोई है मेरे बॉस के साथ। देखो संजय, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये बात मैं तुमसे कैसे कहूं, लेकिन तुम्हारी वाइफ एक सेक्स वर्कर है, एक प्रोस्टिट्यूट। सर, आज से 5 साल पहले 25,000 रुपए देकर मैंने उसके साथ एक रात गुजारी थी, और मैं उसका फर्स्ट कस्टमर था। देखो संजय, मैं चाहता तो ये बात तुम्हें नहीं बताता, लेकिन हो सकता है उसने तुम्हें झूठ बोला हो या कल को तुम्हारे साथ कुछ गलत हो जाए, इसीलिए मैंने ये सब कुछ कहा। संजय, अगर ये उसका पास था और वो ये सब कुछ छोड़ चुकी है, तुमसे प्यार करती है, तुम्हारे प्रति ईमानदार है, तो फिर इन बातों का कोई मतलब नहीं है। फिर तुम उसके साथ आगे की जिंदगी अच्छे से जी सकते हो। इतना बड़ा धोखा दिया तूने मुझे, मेरे इस घर को अपवित्र कर दिया। निकल यहाँ से, निकल यहाँ से, तो सुनो, निकल यहाँ से, निकल यहाँ से, निकल बोल रही हूँ, प्लीज। अरे आई, निकल, निकल यहाँ से। आई, अगर काय चल रहे हैं, शांत हो जा। ए भाई लोग, क्या तमाशा लगा है क्या? निकलो, तू शांत हो जा। इस घर का तमाशा मत बनाना। चल आत्मदे, चल तू आत्मदे। संजय, कितनी बार मैंने तेरे को कहा है, मैं गुस्से को थोड़ा काबू में रखा कर। अरे उस दिन भी तो उस मैकेनिक से लड़ गया, क्या जरूरत थी? तू बीच में मत आ। संजय, संजय, क्या कर रहा है तू? छोड़ दे। संजय, फिर से मेरी बीवी की तरफ आंख उठा के देखा ना, आंखें फोड़ दूंगा, जिंदा गाड़ दूंगा तुझे। बहुत गलत किया तूने मुझे हाथ लगा के। जानता नहीं मैं कौन हूँ। दादा, उस दिन मैं गलत हो सकता हूँ, पर आज नहीं। मैंने खुद पीछा किया। बहुत कुछ गलत चल रहा है दादा। प्रिया एक प्रोस्टिट्यूट है, वेश्या है वो। बस हाँ, बहुत हो गया, बहुत सुन ली तेरी बकवास मैंने। अरे क्या सबूत है तेरे पास? है क्या कुछ? नहीं, सिर्फ शक है, शक। वो भी तेरे उस मक्कार बॉस ने तेरे दिमाग में घुसा दिया है। अरे जो खुद इतना घटिया इंसान है, जो खुद धंधे वाली के पास जाता है, उसकी क्या गारंटी है कि वो सच बोल रहा है? तो ऐसे घटिया इंसान पे भरोसा करके तू अपनी बीवी पे शक कर रहा है? मुझे ये बता, अगर कल आके कोई मेरे बारे में उल्टा सीधा कह दे तो उस पर भी यकीन कर लेगा, करेगा? नहीं दादा, ऐसे कैसे? ऐसे मां, संजय एक मेरा छोटा भाई है रे, हाँ? पर तू मुझे कुछ समझता है ना? मैं जो कह रहा हूँ वो बात मान ले। अभी के अभी जा प्रिया के पास और अपने किए की माफ़ी मांग ले उससे, सब ठीक कर ले, उसे वापस ले आ, बस उतना कर ले बस। प्रिया, आई एम सॉरी। मुझसे मेरी सच्चाई यही है कि मैं एक प्रोस्टिट्यूट थी, आपको कोई गलत फहमी नहीं हुई। संजय, तेरी बीवी ने तुझसे सच बता दिया कि वो प्रोस्टिट्यूट थी, और गुस्से में आकर तूने उसे इतनी बेरहमी से मार दिया। मैंने प्रिया को नहीं मारा, मैंने प्रिया को नहीं मारा, मैं सच कह रहा हूँ सर। झूठ बोल रहा है तू। मर्डर के बाद तेरी पूरी कॉलोनी ने तुझे खून से लथपथ देखा था, और तेरे फोन की लोकेशन भी क्राइम सीन की ही थी। सर, प्रिया मर्डर केस की फॉरेंसिक और क्राइम रिपोर्ट आ गई है। संजय, सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं। अच्छा होगा अगर तुम खुद सच बोल दो। सोनावणे सर,
रिपोर्ट के मुताबिक प्रिया के हाथों और कंधों पर इंजन ऑयल के ट्रेसेस मिले हैं, लेकिन उसकी बॉडी पर इंजन ऑयल कहां से आया? सर ये हो सकता है कि संजय की बाइक का हो, और संजय के हाथों से ये प्रिया के हाथों और कंधों पे लग गया। और सर वैसे भी जब हम मर्डर स्पॉट पे गए थे तो संजय के हाथ पहले से ही खून से इतने लथपथ थे, शायद इसीलिए हमने नोटिस ना किया हो। एक काम करो, क्राइम के टाइम संजय ने जो कपड़े पहने थे वो टेस्टिंग के लिए भेज दो। अगर ऑयल वहां से आया है तो संजय के कपड़ों पर जरूर मिलेगा। सब ये संजय तू घबरू तो कुछ रे संजय। देख जब तक मैं हूं ना तुझे कुछ नहीं होगा। हाँ मैंने तुझे भाई की तरह नहीं अपने बेटे की तरह पाला है। तू देख ना मैं कैसे अपने बेटे को यहाँ से जल्द बाहर निकालता हूँ। हाँ चलो चलो मिलने टाइम खत्म हुआ। तू मेरे को संजय ये तो कर प्लीज। तूने आखिरी बार अपनी बाइक सर्विसिंग कब करवाई थी? यही कुछ 4-5 महीने पहले। प्रिया के मर्डर से पहले तूने अपनी बाइक किसी मैकेनिक को दिखाई थी क्या? नहीं। संजय, मैंने सुना तुझे गुस्सा बहुत आता है। हर दूसरे दिन किसी के साथ तेरी मारामारी हो जाती है, हाथापाई हो जाती है। प्रिया के मर्डर के दिन भी तुझे बहुत गुस्सा आया, फिर तूने उन 2 बच्चों को गाली दी, उनको मारा। उसी गुस्से में तू घर गया और जब तू घर से बाहर निकला तो पूरा खून से भरा हुआ था। हा? तभी प्रिया ने तुझे ये बताया होगा कि वो एक प्रोस्टिट्यूट थी, और तब तुझे बहुत गुस्सा आया, है ना? हाँ सर, मुझे पहले गुस्सा आया, पर जब प्रिया ने मुझे सारी हकीकत बताई तब मुझे गुस्सा नहीं, उस पर तरस आया था। मतलब? उषा रानी मेरी आई नहीं है। उसने मुझे और अपर्णा ताई को बचपन में एक आदमी से खरीदा था और हमें धंधे पर लगा दिया। हमसे बहुत सारे पैसे कमाए उसने। अपर्णा ताई ने हमारी दलाली करने वाले मुकेश के साथ शादी कर ली। उसके बाद मैंने भी सोचा कि मैं भी शादी करके अपना घर बसा लूं, पर उषा ताई इसके लिए कभी तैयार नहीं होगी, क्योंकि उसको डर था कि अगर मैंने उसकी पूरी सच्चाई समाज के सामने रख दी तो वो कहीं की नहीं रहेगी। आपको पाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरे सारे जख्म भर गए, पर मैं गलत थी। मुझे समझना चाहिए था कि हम जैसे लड़कियों के कभी घर नहीं बसते। हमें तो लोग बस लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको छोड़ के चली जाऊंगी बिना किसी तमाशे के। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस आप खुश रहो। उस उषा रानी ने प्रिया की जिंदगी बर्बाद कर दी, और ये सब कुछ समाज सेवा के आड़ में चलता रहता है इन लोगों का। मैं इन लोगों को छोड़ूंगा नहीं, लोगों के सामने इनकी सच्चाई लाके रख दूंगा। चलो ठीक है, मान लेते हैं तेरी बात, लेकिन तू उनकी सच्चाई लोगों के सामने लाएगा कैसे? इस तरह के लोगों की पहुंच बहुत ऊपर तक होती है रे। जो हो गया सो हो गया, भूल जाए ये सब। प्रिया की जिंदगी बर्बाद की इन लोगों ने, और कितनी लड़कियों की ये जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं अभी भी। हाँ ये भी सच बोल रहा है तू, लेकिन उसके लिए हमें कुछ ऐसा करना होगा संजय कि हमारा काम भी हो जाए और उनको पता भी ना चले। हाँ मतलब अरे वो कैमरा छुपा के करते हैं ना, अरे इलेक्ट्रिशियन की दुकान पे तो होते हैं ना उस तरह के कैमरा, ऐसा कुछ। अरे दामाद जी, ऐसे अचानक? बैठिए, क्या लेंगे आप? कुछ लेने नहीं देने आया हूँ। आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ तुझे, ये जो गोरख धंधे ना बंद कर। मतलब आप क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ओह तुझे समझ में नहीं आ रहा है? बहुत बोली है तू। हाँ इस 4 दीवारियों के अंदर क्या चलता है सब कच्चा चिट्ठा है मेरे पास। इस पेन ड्राइव में स्टिंग ऑपरेशन करवाया था इस जगह का मैंने। समाज कल्याण की आड़ में तू लड़कियों से धंधा करवाती है, आना। देखिए आपको कुछ गलतफहमी हुई है, वो सब तो मैंने कब का बंद कर दिया। अच्छा
तो तुम्हारा ड्राइवर लोगों से पैसे लेके उन्हें पिछले रास्ते कहाँ छोड़ता है? हाँ? और ये मुकेश मेरी बीवी को लेके कहाँ जाता है? बताओ। मानती हूँ मैं कि यहाँ जो कुछ भी चल रहा है वो गलत है, पर प्रिया और अपर्णा का इससे कुछ लेना देना नहीं है। और उन दोनों ने मुझे कब का छोड़ दिया, और यहाँ तक कि मुकेश भी मुझे छोड़कर चला गया है, अपना गैराज खोल के बैठा है। मैं तेरी बकवास सुनने नहीं आया हूँ, समझी? आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, बंद कर ये सब, वरना ये है ना, ये वायरल कर दूंगा, पुलिस के पास जाऊंगा, समझी? उषा के यहाँ से निकलने के बाद मुझे लगा मेरा काम हो गया, और मेरा गुस्सा बिल्कुल कम नहीं होता, क्योंकि यही उषा थी जिसने मेरी प्रिया को इस दलदल में फेंका था। मैं वहां से सीधा घर गया। प्रिया! विकास केंद्र का तूने स्टिंग ऑपरेशन किया, वो वीडियो पेन ड्राइव कहाँ है? सर मैंने कोई स्टिंग ऑपरेशन नहीं किया। नहीं किया था क्या मतलब है? तुमने तो पेन ड्राइव दिखा के उषा को धमकी दी थी ना? सर मेरा प्लान था स्टिंग ऑपरेशन करने का, इसलिए मैंने एक दोस्त को मदद के लिए बुलाया, पर लास्ट मोमेंट पे उसने मेरी मदद करने से मना कर दिया, तो स्टिंग ऑपरेशन वही रुक गया। पर प्रिया ने मुझे उषा के बारे में सब कुछ बता दिया था, और कैसे भी करके मुझे उषा के ये सब गोरख धंधे बंद करने थे। तो मैं ब्लैंक पेन ड्राइव लेके उषा के पास गया। सर उषा विकास के आड़ में प्रोस्टिट्यूशन का धंधा करती थी, वो नहीं चाहती थी कि उसकी बदनामी हो। सोनावणे सब ये उषा राणे के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवा, और प्रिया के मर्डर के दिन उसके मोबाइल की लोकेशन देखो। अगर ये संजय सच कह रहा है तो उषा राणे की सच्चाई दुनिया के सामने लानी पड़ेगी। वो तो नहीं कर पाया, हम करेंगे। तुम टीम रेडी करो। सब गाड़ी पीछे ले, तावड़े पकड़ उसको। रुक मॅडम, यांना सगळ्यांना साईडला घ्या. रुक. चला एक साईडला या इकडे. डालो सबको गाड़ी में. सगळ्यांनी गाडीत बसा. चला. संजय ने उषा राणे के बारे में हमें जो भी बताया था वो सब सच निकला। उषा राणे वाकई में प्रोस्टिट्यूशन का एक बहुत बड़ा रैकेट चला रही थी। इसका मतलब संजय की और भी बहुत सारी बातें सच हो सकती हैं। एक काम करो सोनावणे, उषा राणे के बारे में अपने आसपास के सारे पुलिस स्टेशन और खबरियों को डिटेल्स दे दो, और प्रिया की वो बहन, क्या नाम है उसका, अपर्णा, उससे भी पूछताछ करो। उषा राणे के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन मिल सके सारी निकालो जल्दी। सब ओके? या ये उषा ने विकास केंद्र के नाम पे जो प्रोस्टिट्यूशन का धंधा चला के रखा था, इससे तुम्हारा और प्रिया का क्या कनेक्शन है? सिर्फ इतना कि हम दोनों बहनें भी उसके लिए बाकी लड़कियों की तरह कमाई का जरिया था, और शादी के बाद हमने उसे और उसने हमें छोड़ दिया था। और तुम्हारे पति मुकेश ने? उसने भी वहाँ से निकलने के बाद उसने एक छोटा सा गैराज खोला और ईमानदारी की 2 रोटियां खाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रिया के हाथों और कंधों पर इंजन ऑयल के ट्रेसेस मिले हैं। तुम्हारे पति मुकेश कहाँ मिलेगा अभी? पता नहीं, विकास केंद्र में रेड पड़ने के बाद से वो घर नहीं लौटा है। सर उषा और महेश का पता चल गया है। गुड, चलो चलो। कुठे? ती आतमध्ये आहे.
गया ना। अरे अरे किया क्या है मैंने? मुझे किया क्या है? ऐसे कैसे ले जा सकते हैं मुझे? मैं क्यों मारूंगी उसे? ये क्या है? हाँ? क्या ये? तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड्स हैं। जिस दिन प्रिया का खून हुआ उस दिन तुम और मुकेश प्रिया के घर के पास थे। आखिरी वार्निंग दे रहा हूं, बंद कर ये सब, वरना ये है ना, ये वायरल कर दूंगा। उसके बाद फौरन मैंने मुकेश को फोन लगाया। हेलो। संजय को समझाना पड़ेगा, अगर उसने वो पेन ड्राइव पुलिस या मीडिया को दे दी तो सब खत्म हो जाएगा। मैं तो बुरी तरह फंस जाऊंगी और तू भी नहीं बचेगा। मदद मांग रही है या धमका रही है मुझे? मैं सिर्फ बता रही हूँ तुझे, जिस तरह से वो मुझसे गुस्सा है ना, मेरी एक भी नहीं सुनेगा। अब तू ही उसे समझा सकता है। ठीक है, तुम पहुंचो उसके घर, मैं भी आता हूँ। दोनों मिलकर समझाएंगे तो कहीं नहीं जाएगा वो, टेंशन मत ले। हाँ मुकेश, मैं पहुंच गई हूँ। तुम इधर मत आना अभी, इधर पहले से कुछ तो भी लफड़ा हुआ है। मुकेश वहाँ, हेलो। कहानी बहुत अच्छी है लेकिन सच्ची नहीं है, क्योंकि सच ये है कि तुम दोनों ने प्रिया को मार दिया और वहां से भाग गए। सर, मुझे उसे मारना ही होता तो मैं उसी दिन मारती जब उसने शादी की बात की थी, तो शायद ये सब कुछ नहीं होता उसके साथ। और मैं उसे क्यों मारूंगी सर? प्रिया और अपर्णा मेरी बेटी से भी बढ़कर है। लेकिन तुम उनकी माँ नहीं हो, क्योंकि कोई भी माँ अपनी बेटी से धंधा नहीं करवाती और अपना धंधा चौपट होता देखकर अपनी बेटी को मार नहीं देती। ठीक है, अगर ये सच है तो साबित करके दिखाइए। साबित तो मैं करूंगा मैडम। इस वक्त मेरे पास खून के कोई सबूत नहीं है, पर आपके प्रोस्टिट्यूशन रैकेट के सारे सबूत हैं। इसलिए लंबी सांस लीजिए और यहाँ की आदत डाल लीजिए। अपर्णा से जब से शादी किया है ना, सारे गलत धंधे छोड़ दिया है साहब। मेहनत करता हूँ साहब, ईमानदारी की रोटी खाता हूँ। अच्छा, तो जब प्रिया का खून हुआ तू उस एरिया में क्या कर रहा था? मैं नहीं जाना चाहता था साहब उधर, गैराज में काम कर रहा था, तो उषा ताई का फोन आया, उसने बुलाया, इसके लिए गया था। लेकिन साहब मैं जब उधर गया ना तो उधर पहले से ही कोई लफड़ा चालू था। हाँ मुकेश, मैं पहुंच गई हूँ। तुम इधर मत आना अभी, इधर पहले से कुछ तो भी लफड़ा हुआ है। मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, तुम भी निकल जाना है। बहुत अच्छी कहानी बना लेता है तू। तू सीधा गैरेज से गया था ना प्रिया को मारने के लिए, तेरे हाथ में इंजन ऑयल लगा हुआ था। प्रिया की बॉडी पे से हमें इंजन ऑयल के दाग मिले हैं। तुझे जैसे ही पता चला कि पुलिस तुझ तक पहुंचने वाली है, तू वहां से भाग गया। मार साले को, मार। मैंने किसी को नहीं मारा है साहब। सर, प्रिया मर्डर केस में हमारा खबरी इंफॉर्मेशन लेकर आया है। नमस्कार साहब, जिस दिन वो लड़की का मर्डर हुआ ना प्रिया, उसका 2 रोड शॉप मैकेनिक के साथ लफड़ा हुआ था, आपने देखा साहब। और जिधर झगड़ा हुआ उसके सामने दुकान पे सीसीटीवी लगा हुआ है। आप उधर का फुटेज निकाल के देख लो, मालूम पड़ जाएगा कौन लोग थे। सर, ये देखिए, इन दोनों मैकेनिक्स ने प्रिया के साथ पहले भी छिड़कानी की थी और संजय के साथ हाथापाई भी हुई थी इन दोनों की। और सर, ये देखिए, ये मर्डर के दिन की फुटेज। पॉज करो, सुनाओ। मिल गया, इस केस में हमको लीड मिल गया। ये दोनों इस एरिया के दादा है ना? हाँ सर, पहले भी कई कंप्लेंट्स आ चुके हैं इनके बारे में। प्रिया के मर्डर केस का कनेक्शन मोटर ऑयल से है और ये दोनों मोटर मैकेनिक हैं। उठाओ इन दोनों को। सब क्या साहब, जब मर्जी तब आप उठाकर लेकर लगा। अरे मेरे सामने गला फाड़ के तेरा कोई फायदा नहीं है। नुकसान होता है। जो भी बात करना है साफ से करने का। तो मैं साफ से डरता हूँ क्या? डरता हूँ। अभी जो पूछ रहे हैं ना उसका साफ साफ जवाब दे। प्रिया ने तेरे को थप्पड़ क्यों मारा था? वो साहब, मैं उसको कुछ बोल दिया था। सिर्फ बोला था? मतलब साहब मैंने छेड़ा था और वो मेरे पे भड़क गई और उसने एक थप्पड़ मार दिया था मेरे को। और इसलिए तेरे को गुस्सा आया, तू उसके पीछे उसके घर तक गया और उसके घर में घुसकर तूने उसका खून किया। नहीं साहब, आज शपथ मैं किसी का खून नहीं किया साहब। अच्छा, ये देख। उसके पीछे किधर गया तू? वो क्या साहब, मैं ना वो
बाइक का टेस्ट ड्राइव करने के लिए गया था। तू पूरे 1 घंटे के बाद अपने गैरेज पे वापस आया। साहब वो क्या है कि बाइक ठीक हो गई थी, तो इसलिए बाइक को क्लाइंट के घर पे छोड़ने गया था। तू क्लाइंट को होम डिलीवरी भी देता है क्या? सोनावड़े, एक काम करो, इसका ये जो भी क्लाइंट है उसके पास इंक्वायरी करो, और तब तक ये दोनों को बिठा के रखो इधर। साहब ऐसे बैठा के काहे को रखने का? अगर अपन लोग झूठ बोला होगा ना तो वापस उठा के लाना। टाइम खोटी काहे को करने का साहब? सोनावड़े बरोबर बोलता है। इनको सिर्फ बिठा के मत रखना, अच्छी तरह से खातिरदारी करना इनकी। साहब अपन लोग कुछ नहीं किया साहब। कुछ नहीं किया? सड़क पे चलने वाली औरतें तुझे अपने बाप का माल लगती है क्या? सोनावड़े सर, अच्छी तरह से खातिरदारी करना इन दोनों की, और इतना मारो सालों को कि लड़की को छेड़ने से पहले इनकी हड्डियां बोलनी चाहिए। साहब अपन लोग किसी को नहीं छेड़ा साहब। खातिरदारी करता हूं तेरी। साहब सर अच्छे से खातिरदारी की है दोनों की। लेकिन ये सुबह का डोज है, शाम को फिर फोड़ना उनको। ठीक है सर। सोनावड़े सर, इसको फॉरेंसिक लैब भेज दो, और उनसे कहना कि प्रिया के बॉडी पर जो ऑयल मिला वो ऑयल और ये ऑयल, ये मैच होता है क्या देखें। ठीक है सर। सर प्रशांत आले। हाँ प्रशांत, आओ आओ। सर मुझे क्यों यहाँ पे बुलाया? आओ आओ बैठो। प्रशांत, मैंने तुमको ये बताने के लिए बुलाया है प्रशांत कि प्रिया के बॉडी पर जो इंजन ऑयल मिला, वो इंजन ऑयल और तुम्हारे बाइक का इंजन ऑयल एक दूसरे से मैच होता है। हाँ तो सर इस तरह का ऑयल तो सड़कों पे काफी सारे बाइक्स पे मिलेगा। ये बात तो सही है, लेकिन फिर उन सब लोगों की मोबाइल लोकेशन प्रिया के घर के पास नहीं है मर्डर के वक्त, जो तुम्हारी है। सुनाओ देखो। और ये रहे कॉल रिकॉर्ड्स, ये तुम्हारी कॉल लोकेशन। और तुमने तो अब तक हमको ये बताया नहीं था कि मर्डर के वक्त तुम प्रिया के घर के पास थे। सर मैं एक्चुअली उस जगह पे नहीं था, उसके आसपास था। आसपास थे। अब प्रशांत, मैं तुमको एक फिल्म दिखाऊंगा। देखो, और ये तुम्हारी एंट्री। देखो, ये तुम प्रिया के पीछे उसके घर तक चले गए। शायद ये पूरा झगड़ा तुमने देखा था और इसी का फायदा तुमने उठाया। अब प्रशांत, कबूल करते हो की आता तुला घ्यायचं आम्ही आतमध्ये? हाँ सर, मैंने मारा उसे सर। वो यही डिजर्व करती है सर। अपनी भोली भाली सूरत दिखा के उस धंधे वाली ने मेरे भाई से शादी की और उसकी जिंदगी नरक बना दी उसने। सर उस दिन संजय उसकी माँ को स्टिंग ऑपरेशन की झूठी बात कह के उसके मुंह से सच्चाई सुनने गया था, और उस उषा ने डर के सब कुछ मान भी लिया था। लेकिन सर संजय ये सब सुन के एकदम से टूट गया और उसने मुझे वहां से फोन भी किया था। आज ये बात सिर्फ मुझे मालूम है, कल दुनिया को पता चल जाएगी तो मैं किससे नजर नहीं मिला पाऊंगा। मुझे मारना है। संजू तो ऐसा कुछ नहीं करेगा, देख तुझे तेरे भाव की कसम है। मैं नहीं जी सकता। मैं सब ठीक करता हूँ, देख। सर मैंने संजय को भाई की तरह नहीं, एक बेटे की तरह प्यार किया है। उसे ऐसा रोता हुआ सुनकर मेरा माथा घूम गया सर। मैं वहां से निकल गया, मैं संजय के घर की तरफ चला गया। रास्ते में मैंने देखा सर प्रिया उसी मैकेनिक के साथ झगड़ा कर रही है। जरा इधर भी नजरें इनायत कर लीजिए। अरे हम भी हैं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? घर में माँ बहन नहीं है तुम्हारे? आइंदा ऐसे बकवास की ना तो देख लेना। झगड़ा खत्म होते ही वो अपने घर की तरफ चली गई और मैकेनिक भी उसी तरफ चला गया सर। और मैंने सर इसी बात का फायदा उठाना चाहा। मैं संजय के घर की तरफ चला गया सर।
सर मैं बहुत गुस्से में था सर, मैंने प्रिया को बहुत मारा। सर मैंने संजय को हमेशा एक बेटे की तरह पाला है। तुमको ऐसा लगता है प्रशांत कि तुमने अपने भाई को बचाया, लेकिन तुमने उसको दुख की दलदल में और ज्यादा धकेल दिया, क्योंकि आज भी तुम्हारा भाई प्रिया से बहुत प्यार करता है। वो ये मानता है कि प्रिया जैसी लड़की जिसने अपनी जिंदगी में इतना कुछ झेला है, उसे एक अच्छी जिंदगी जीने का अधिकार है। और तुम जैसे घटिया और दिमाग से बीमार लोग ये बात कभी समझ नहीं पाते। प्रशांत पर प्रिया के मर्डर का केस आज भी माननीय कोर्ट में लंबित है और प्रशांत इस वक्त जेल में है। प्रिया का अपना अतीत छुपाना और संजय का अपनी बीवी की अच्छाइयों की ओर नजरअंदाज कर उसके अतीत को खंगालना, यह सब टाला जा सकता था अगर इन दोनों ने अपने रिश्ते में आई शक की दस्तक को सुना होता, उसे समझा होता, उसे दूर किया होता, तो इस गुनाह को टाला जा सकता था। खैर, केस तो सॉल्व हो गया और हमें अपने इस थैंकलेस जॉब से थोड़ा सा टाइम निकालकर अपने परिवार के साथ वक्त बिताने का मौका मिल गया। मैं सीनियर इंस्पेक्टर राजेश जाधव आपसे विदा लेता हूं। दोबारा मिलूंगा, तब तक सतर्क रहिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।